नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आपके सामने एक बार पुनः हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों, कल के ही कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज चल रहे हैं। और दोस्तों, जैसे कि आज आप देख रहे हो कि इस समय जो मैं बात करने वाला हूं आज के बाद में वो हिंदी प्रदेश उपभाषाएं तथा बोलियों के बारे में बात कर रहे हैं। यानी हिंदी के जो प्रदेश हैं और उनकी यानी हिंदी प्रदेश तथा उपभाषाएं तथा बोलियों, यानी हिंदी के जो प्रदेश आपके हैं, हिंदी प्रदेश उपभाषाएं तथा बोलियां, यानी जिन जिन प्रदेशों में हिंदी बोलियां बोली जाती हैं और हिंदी बोलियों के अतिरिक्त उनकी क्या उपभाषाएं हैं और उपभाषाओं की क्या बोलियां हैं, इनके बारे में यहाँ पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आपकी भाषा तो क्या है, हिंदी है, लेकिन उसकी उपभाषा दूसरी बनेगी और उसकी जो बोली होगी वो क्या होगी, दूसरी बनेगी। यानी जो हिंदी प्रदेश है पहले वो आएंगे, फिर आपकी उपभाषाएं आएंगी। कि उपभाषा होती क्या है इसके बारे में चर्चा करूंगा मैं। और उपभाषाएं के बाद जो बात करूंगा वो किसके बारे में बात करूंगा आपसे दोस्तों, बोलियों के बारे में बात करूंगा कि बोलियां क्या होती हैं। तो वही बात मैं आपसे दोस्तों करने वाला हूं। देखिएगा, हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश आपका माना जाता है। यानी हिंदी भाषा का जो क्षेत्र होता है वो कौन सा है आपका, हिमाचल प्रदेश है। इसके साथ साथ पंजाब का कुछ भाग ही मित्रों आता है, पूरा का पूरा पंजाब नहीं आता है, क्योंकि पंजाब में आप जानते हैं कि वहां पंजाबी भी लैंग्वेज का प्रयोग होता है। तो पंजाब का कुछ भाग ही उसके अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ हरियाणा में भी आप देखोगे तो संपूर्ण हरियाणा की बात नहीं कर सकता मैं, नहीं तो कुछ में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इसके साथ साथ जो आपका राजस्थान है, जो आपका दिल्ली है, इसके साथ ही साथ जो आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, यूपी है आपका, उत्तरांचल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है तथा बिहार, जिसमें हिंदी भाषा कहा गया है। यानी इस पूरे क्षेत्र को जितने भी आपने पढ़ा है, चाहे हिमाचल प्रदेश आपने अभी देखा, चाहे आपने पंजाब देखा हो, चाहे हरियाणा देखा हो, चाहे आपने राजस्थान देखा हो, चाहे दिल्ली आपने देखा हो, चाहे यूपी हो आपका, चाहे उत्तरांचल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, यानी इन सब राज्यों में अगर देखा जाएगा तो हिंदी राज्य के अंतर्गत ही मित्रों आपके आते हैं। यानी इन राज्यों में जो पढ़ने को आपको मिलती है मित्रों, क्या मिलती है आपको, हिंदी ही पढ़ने को मिलती है। तो ये आपके क्या है, हिंदी प्रदेश के नाम से मित्रों जाने जाते हैं। ये जो प्रदेश होते हैं क्या कहलाएंगे, आपके हिंदी प्रदेश के नाम से यहाँ पर संबोधित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दोस्तों है कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं तथा 10 बोलियां हैं। यानी हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कितनी है। तो हिंदी में उपभाषाओं की जो दोस्तों संख्या है वो कितनी है आपकी, 5 है। और जो बोलियां आपकी होती हैं मित्रों, कितनी बोलियां आपकी इसी के अंतर्गत 10 है। यानी 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 10 बोलियां आपकी आती हैं। तो उन्हीं को मित्रों यहाँ पर देखोगे तो नीचे विवरण में दे रखा है। पहले तो आपके सामने लिखी हुई है उपभाषा, यानी पहली आपके सामने भाषा लिखी हुई है। तो भाषा देखो तो मित्रों यहाँ पर 5 आपकी जो है, 1 2 3 4 5, अगर मैं नंबरों की आपसे बात करूं तो भाषा आपकी जो रहेगी मित्रों वह कौन सी भाषा रहेगी, सब में हिंदी ही आनी है। यानी सब में जो आएगी वो क्या आएगी आपकी, हिंदी ही आनी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 5 क्या हो गए, हिंदी। और ये हैं उनकी उपभाषाएं, यानी जो 5 आपकी उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली है आपकी दोस्तों पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी खड़ी बोली या कौरवी को स्थान दिया गया है। मित्रों, खड़ी बोली और कौरवी को जो स्थान दिया गया है ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली का अर्थ जो होता है, यानी उस बोली में आप में जो एक व्यवहार यानी मित्रता होती है, जो बोली में स्नेह होता है, जो बोली में प्रेम होता है, वह खड़ी बोली में आपको देखने को नहीं मिलती है। खड़ी बोली या कौरवी आपको ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे सामने वाले ने आपको लाठी से पीट दिया है, ऐसे आपको महसूस होगा। क्योंकि उसमें आप जैसे, तुम जैसे शब्दों का कोई प्रयोग नहीं होता है। वहां पर तू कह के सीधे बात होती है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी खड़ी बोली।
अब मित्रों कौरवी क्यों कहा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सामने है या सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि खड़ी बोली जो है आपको यहां पर कौरवी क्यों कहा गया। तो मित्रों याद रखिएगा कि जो आपकी कौरवी है यानी कौरव का यहाँ जो तात्पर्य है यह आपका कौरव से है, यानी जो कौरव थे उनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो मित्रों आप जानते हो कि यह जो क्षेत्र आपका है खड़ी बोली का जो क्षेत्र है, आप खड़ी बोली देख ही रहे हैं यहाँ पर हरियाणा, बुंदेली और कन्नौज। और ये खड़ी बोली का अगर मैं क्षेत्र आगे विस्तार से चर्चा करूंगा तो खड़ी बोली का जो आपका मित्रों क्षेत्र होता है वह आपका दिल्ली है, हरियाणा में भी कुछ हिस्सा इसका आता है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है। ये जो एरिया आपके आते हैं यानी जो एक प्रकार से आप कहते हो एनसीआर का, यानी जो एनसीआर का क्षेत्र आपका है वह इसी खड़ी बोली के अंतर्गत ही आता है। और दोस्तों आपको पता है कि जो राजधानी युधिष्ठिर ने अपनी राजधानी बनाई थी वो किसे बनाई थी, इंद्रप्रस्थ को बनाई थी। युधिष्ठिर ने अपनी राजधानी जो बनाई थी वह किसे बनाई थी, इंद्रप्रस्थ को बनाई थी। और इंद्रप्रस्थ आज के आधुनिक समय का ही दिल्ली है, यानी अगर आप देखोगे तो आज के समय का जो आधुनिक शहर है वह दिल्ली ही पहले के समय का, उस समय में क्या था, इंद्रप्रस्थ के नाम से युधिष्ठिर की राजधानी जब पूरा युद्ध खत्म हुआ और युद्ध के पश्चात ही उन्होंने अपनी जो राजधानी रखा था वो किसे रखा, इंद्रप्रस्थ रखा था। तो दोस्तों इंद्रप्रस्थ आज के समय की क्या है, दिल्ली है। अगर आपको कभी भी मेरठ जाने का मित्रों मौका मिलता है तो मेरठ में आप जब जाओगे तो मेरठ में आपको हस्तिनापुर मिलेगा। मेरठ अगर आप जाते हो तो मेरठ में आपको क्या मिलेगा, हस्तिनापुर मिलेगा अब भी। तो वहां पर अगर आपको कभी जाने का मौका मिलता है तो वहां हस्तिनापुर देखिएगा, हस्तिनापुर मिलेगा जो बहुत पहले समय में आपने महाभारत में सुना है। तो वह जो एक गांव है आज बना हुआ है, छोटा सा ही गांव उसे कह सकते हो, तो हस्तिनापुर आपको वहां पर देखने को मिलता है। और वहीं से अगर आप यहाँ पर आओगे दिल्ली तो आपको राजधानी देखने को मिलती है। तो जो वो क्षेत्र है पूरा मेरठ वगैरह का वो किसके अंतर्गत, कौरवी, क्योंकि हस्तिनापुर है और हस्तिनापुर से ही क्या वहां पर माने जाते हैं, आपके कौरव के बारे में आपको जानकारी मिलती है। कौरव जो दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं वहीं पर आपको देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए दोस्तों इसे जो नाम दे दिया गया, क्या नाम दिया आपके, कौरवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो निश्चित है उम्मीद खड़ी बोली या कौरवी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ब्रज भाषा आपको पता ही है कि जो आपके मथुरा वगैरह का क्षेत्र है उसे किसके अंतर्गत बोला जाता है, ब्रज भाषा के ही अंतर्गत रखा जाता है। हरियाणवी है, बुंदेली है और इसके साथ साथ कन्नौजी। ये जो पूरी की पूरी यहाँ पर बोलियों की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो आपके सामने बोलियां लिखी हुई हैं यह किसके अंतर्गत आएंगी, आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मित्रों आपकी आती हैं। यानी ये समस्त बोलियां जो आपके सामने मैंने आपको प्रस्तुत किया है यह किसके अंतर्गत आती हैं, आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। यानी भाषा इसकी जो हिंदी बनेगी, उपभाषाएं क्या बनेंगी, हिंदी पश्चिमी हिंदी के नाम से। और जो बोलियां आपकी बनेंगी वो खड़ी बोली या कौरवी, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी होती हैं। दूसरे रूप में अगर हम चलेंगे तो भाषा आपकी हिंदी ही रहनी है और इसे जो नाम दिया गया वो किस नाम से जाना जाता है, पूर्वी हिंदी के नाम से जाना जाता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मित्रों यहाँ पर जो आपकी आएगी वो क्या होगी, अवधी होगी, बघेली होगी, छत्तीसगढ़ी होगी। यानी ये तीन बोलियां ही इसके अंतर्गत आपकी मानी जाती हैं, अवधी है, बघेली है और तीसरा आपको क्या कहलाएगा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपका माना जाता है। तीसरा जो आपकी भाषा है वो दोस्तों हिंदी है और इसका जो उपभाषा है वो राजस्थानी है। इसके अंतर्गत आपका पश्चिमी राजस्थानी भी आता है। यानी अगर देखा जाएगा तो पश्चिमी राजस्थानी जिसे दोस्तों मारवाड़ी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दूसरा आपका पूर्वी राजस्थानी है जिसे जयपुरी के नाम से संबोधित किया जाता है। तीसरा मित्रों आपका उत्तरी राजस्थानी है जिसे मेवाती के नाम से संबोधित किया जाता है। और चौथा है आपका दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी के नाम से संबोधित आपका किया जाता है। मित्रों एक चीज क्या ख्याल रखिएगा अपने मन में आप कि
कि यह जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी यहाँ पर जो मैं इस टॉपिक को आपको कवर कर रहा हूँ यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे आपके चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, या यूपीटीईटी हो, आरओ एआरओ का हो, या इसके साथ ही साथ आपका चाहे डीएसएसबी की अगर आप तैयारी करते हैं तो केबीएस की, एनबीएस की, यानी किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं और अगर उसमें हिंदी आनी है तो हिंदी में इससे क्वेश्चन निश्चित है 100% आपके बनने हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए कि किस उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोलियों का निर्माण होता है, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। दोस्तों अगला की बात करते हैं, पहाड़ी है आपका, तो पहाड़ी के अंतर्गत आपकी जो आती है वो क्या आती है, पश्चिमी पहाड़ी आती है, इसके अंतर्गत मध्यवर्ती पहाड़ी आती है, इसके बाद साथ जिसे मध्यवर्ती पहाड़ी को ही दोस्तों कुमाऊनी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों एक चीज और, किसी किसी बुक में आपके थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं मैं आचार्य रामचंद्र जी की बुक को लेकर यहाँ पर उनके तथ्यों को लेकर चल रहा हूँ, तो हो सकता है वहाँ में थोड़ी बहुत बोलियों में आपको परिवर्तन देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग लेके चल रहे हैं एनसीईआरटी के सिलेबस को लेकर चल रहे हैं और इसके साथ ही साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही किताब को मैं लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ। तो मध्यवर्ती पहाड़ी में क्या होगा, आपका कुमाऊनी होगा और इसके साथ साथ गढ़वाली भी है। यानी अगर देखा जाएगा पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी को ही कुमाऊनी कहा गया और इसके साथ साथ इसी को क्या अगला जो आपका है वो क्या कहलाएगा, गढ़वाली के नाम से आपका जाना जाता है। गढ़वाली का यहाँ से जो अर्थ आपके सामने निकल के आता है वह आपका क्या निकल के आएगा, गढ़वाल से माना जाता है। यानी यहाँ पर जो गढ़वाली का अर्थ है वो क्या हो जाएगा आपका, गढ़वाली के अंतर्गत। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि गढ़वाली में ही कुलुइन का प्रयोग होता है। कुलुइन ये भी आपकी एक बोली है, यानी कुल्लू, कुल्लू मनाली आपने नाम सुना है, बहुत लोग घूमने भी गए होंगे आप लोगों में से कुछ लोग। तो यहाँ पर कुलुइन शब्द का अर्थ जो आपके सामने मैंने रखा है वह गढ़वाली का अर्थ कुल्लू मनाली यानी कुलुइन से भी माना जाता है। तो गढ़वाली कहिए या कुलुइन कहिए, बात आपकी क्या है, एक ही मानी जाती है। अगला आपका है बिहारी, 5वें नंबर पे है। बिहारी के अंतर्गत आपकी भोजपुरी आती है, मगही आती है और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपकी मैथिली भी आती है। यानी अगर मैं बिहारी की बात करूंगा तो बिहारी के अंतर्गत आपकी भोजपुरी को भी शामिल किया गया है, इसके साथ ही साथ आपके मगही को भी दोस्तों स्थान दिया गया है और इसके साथ ही साथ आपके मैथिली को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। तो इनको अगर मिला दिया जाएगा तो आपकी ये 5 उपभाषाएं बन गई और इसके अंतर्गत आपकी ये 10 बोलियां आपकी मानी जाती हैं। तो ये तो आपको क्षेत्र देखने को मिला। अब इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, यानी किस किस जगह पर, या कह लीजिए यूपी में किन किन जगहों पर यहाँ पर ब्रजभाषा का प्रयोग होता है, कहाँ पर कौन सी भाषा चलती है, आप इलाहाबाद में रहते हो तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, इन सब के बारे में जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों वो मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगले वीडियो में। तब तक आइए दोस्तों, जो कल के कुछ प्रतियोगिता कराई गई थी रात्रि में, उस कुछ प्रतियोगिता के अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनमें कुछ लोगों को असहमति है, यानी वो उन प्रश्नों के उत्तर से सहमत नहीं है दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ कि वो प्रश्न ऐसे आपके क्या क्या हैं और क्या क्या नहीं है। दोस्तों कल मैंने एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में उसमें से एक प्रश्न आपसे पूछा था कि सदाचार शब्द में कौन सी संधि बनेगी। यानी जो प्रश्न था वो मित्रों, प्रश्न देखिएगा क्या था कि पूछा गया था कि सदाचार में संधि है। मैंने क्वेश्चन किया था कि सदाचार में संधि है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था, या आप अपने दिमाग में चीज को रख लीजिए कि जब भी अगर कोई शब्द दिया हो, क्या है कि कोई भी शब्द दिया हो, क्या हो, कोई भी शब्द दिया हो और शब्द का दूसरा वर्ण किसी भी वर्ग का क्या हो, तीसरा वर्ण हो, तो वहां पर
हमेशा कौन सा बनेगा, हमेशा आपकी जो संधि बनेगी व्यंजन संधि बनेगी। हमेशा जो संधि बनेगी वह कौन सी बनेगी, व्यंजन संधि बनेगी। अब देखिएगा ये तो पहला नियम है। तथा संधि विच्छेद करते समय दोस्तों, तथा संधि विच्छेद करते समय जो आपका तीसरा वर्ण है, तीसरे वर्ण का जो परिवर्तन है वह किसमें हो जाता है, अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में हो जाता है। यही आपकी व्यंजन संधि में होता है। देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इसको आप फॉलो करिएगा। लिखने में आपको थोड़ा सा भले ही ज्यादा लग रहा हो, लेकिन देखिएगा जब भी आपके सामने अगर कोई शब्द लिखा हुआ है और अगर आपके शब्द में जो शब्द दिया हुआ है, अगर शब्द में जो आपका दूसरा वर्ण है, दूसरा वर्ण का मतलब यहाँ पर देखिएगा एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण, चार वर्ण सदाचार में है और इसमें जो दूसरा वर्ण कौन सा है, दा है। तो अगर दा किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो तो आपने अगर देखा कि ता, था, दा, धा, ना, यानी ये आपका जो वर्ग है कौन सा वर्ग है मित्रों, ता वर्ग है। तो ता वर्ग का कौन सा ही है, तीसरा वर्ण हुआ ना, यानी ता वर्ग का जो दा है यह कौन सा वर्ग हुआ, तीसरा हुआ। तो वही मैंने बताया कि दूसरा वर्ण हुआ और अपने ही वर्ग का क्या है, तीसरा वर्ण है, तो वहां पर हमेशा व्यंजन संधि बननी है। तो हमेशा जो संधि बनेगी हमेशा कौन सी बनेगी, व्यंजन संधि ही मित्रों बननी है। और जब आप इसी का संधि विच्छेद करते हो, यानी क्या करोगे आप, इसी का संधि विच्छेद करते हो, तो संधि विच्छेद आपको करते समय जो आपका तीसरा वर्ण होता है वह अपने ही वर्ग के कहाँ चला जाता है, पहले में चला जाता है। तो सदाचार आपका लिखा है, तो जब यहाँ पर दा आपका तीसरा में है तो अपने ही वर्ग के किस में आएगा, पहले वर्ण में आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, सतधन। अब यहाँ पर देखिएगा सदाचार लिखा है, तो जब यहाँ पर आपने ता में इसको ले लिया यानी पहले वर्ग में बदल गया, तो यहाँ पर अभी दीर्घ आ बाकी है, तो दीर्घ आ आपने लिख दिया और ये, तो क्या बन जाएगा, सतधन आचार बराबर क्या बन जाएगा आपका, सदाचार बन जाएगा। यानी यहाँ पर जो बन जाएगा वो क्या बनेगा मित्रों, सतधन आचार बराबर सदाचार बन जाएगा। और जो संधि पूछी जाएगी वो कौन सी संधि आपके सामने मित्रों आपको मिल जाएगी, व्यंजन संधि मिलेगी। एक क्वेश्चन आपका मित्रों और था जो पूछा गया था, तो यह जो क्वेश्चन पूछा गया था ये देखते हैं क्वेश्चन के बारे में जो बात हुई थी। यह था आपका हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र क्वेश्चन था आपका, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि बनेगी। तो मित्रों आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके सामने कोई भी शब्द लिखा हो और शब्द का जो आपके सामने अगर ये आपके तीनों सा आए, अगर ये आपको तीनों आधे सा कहीं पर मिल जाएं, ध्यान रखिएगा मित्रों कि जब भी आपके सामने कहीं पर संधि शब्द दिया हो और संधि शब्द में अगर आपको कहीं पर भी ये आपको तीनों सा मिलते हैं, चाहे यह आपका दंत सा हो, चाहे आपका ये आपका तालु सा हो और चाहे ये आपका मूर्धा सा हो, अगर ये आधे रूप में मिलते हैं तो हमेशा समझिएगा कि आपकी जो संधि बनेगी वह संधि निश्चित है कि विसर्ग संधि बननी है। यानी यहाँ पर हमेशा जो संधि आपके सामने निकल कर आएगी वह संधि कौन सी मित्रों बनेगी, विसर्ग संधि ही बननी है। यानी इस कंडीशन में जो मित्रों आपकी संधि बनेगी वह संधि कौन सी बननी है, विसर्ग संधि ही मित्रों बननी है। तो इसमें भी जो आपकी संधि बनकर आएगी आपके सामने वह विसर्ग संधि ही बनेगी। और जब इसका संधि विच्छेद होगा तो मित्रों एक चीज याद कर रखिएगा कि ये जो तीनों सा आपके होते हैं इनका परिवर्तन विसर्ग में कर दिया जाता है। ये जो नियम था ये तो संधि पहचानने का नियम है, लेकिन जब मित्रों संधि का विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करते समय ये जो आपके तीनों वर्ण होते हैं इनका परिवर्तन किसमें कर दिया जाता है, विसर्ग में कर दिया जाता है। यानी इनका जो परिवर्तन दोस्तों मित्रों किया जाता है वह किसमें किया जाता है, विसर्ग में कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ये संधि आपकी बन गई वो विसर्ग संधि बनी, और जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये क्या बन जाएगा, हरि ही, क्योंकि सा का परिवर्तन विसर्ग में, हरि धन चंद्र बराबर क्या बन गया, हरिश्चंद्र आपके सामने बनकर आ गया है। तो मित्रों आपको उम्मीद है कि मुझे पूरी तरह से कि आपको यह
संधि के दोनों रूल जो हैं सदाचार और हरिश्चंद्र आपको निश्चित कंफर्म हो गया होगा कैसे परिवर्तन हुआ है। एक क्वेश्चन आपका मित्रों और भी था जो आपके शिक्षण से संबंधित था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बालक के विकास के लिए एक प्रकार से शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बालक के विकास के लिए शिक्षक को जो क्वेश्चन था उसमें आप में क्या था कि मैंने बताया था कि उपरोक्त सभी सही होंगे। तो क्यों होंगे? क्योंकि अगर आपको बालक का विकास करना है तो पहली चीज क्या है कि जो बच्चा कक्षा में अच्छा है आप उसके बारे में उसे बताओगे कि देखो बेटा बालक ये पढ़ने में अच्छा है, इतने मार्क्स लाया है और इसको ये चीजें इनाम मिली हैं। तो बालक के अंदर खुद से कार्य करने की क्षमता का विकास होगा, यानी वो अपने आप में यह उसे लगेगा कि हाँ वो अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है तो इनाम भी पा रहा है, पुरस्कार भी पा रहा है, यानी सारी चीजें मिल रही उसे, तो वह भी उसको करने के लिए आगे आएगा। और इसके साथ ही साथ जो कक्षा के सामान्य बच्चे हैं आप उसके साथ भी उसको एक बातचीत का मौका दीजिए, या कह लीजिए उससे बताओ कि सामान्य बच्चे कक्षा में कैसे हैं। तो जब इन सब चीजों को लेकर आप चलोगे तब बच्चे का जो विकास है वह बहुत अच्छे से आप कर पाओगे, क्योंकि बच्चों के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ होती है, याद रखिएगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं बच्चों के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ होती है, बहुत ज्यादा होती है, यानी जो प्रतिद्वंदता की भावना है उनके अंदर आपको देखने को ज्यादा मिलती है। तभी आप देखते हो कि जो गांव में या कह लीजिए जहां भी प्राथमिक विद्यालय होते हैं एक बच्चा बोलता है 2 दूना 4 तो दूसरा बच्चा बोलेगा 2 दूना 4, यानी वो उससे दुगना आवाज में बोलने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मैं इससे 1 कदम 2 कदम आगे रहूं। तो इस तरह से जब आप उनकी एनर्जी को, जो उनके अंदर शक्ति है, उस शक्ति को आप एक सही दिशा में लेकर चलोगे तो निश्चित ही बालकों का जो विकास है वह आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। यानी अगर आपको बालक का विकास करना है तो बालक का विकास करने के लिए मित्रों आपके उसके अंदर जो शक्ति है उन शक्तियों को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, और जब बाहर निकालोगे तो निश्चित है आपको सफलता जरूर से जरूर मिलेगी। तो मित्रों इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने जो चीजें आपके सामने, तथ्य आपके सामने रखे, क्या क्या तथ्य रखे थे। तो अगले वीडियो में जो हम दोस्तों बात करेंगे, जो अब 10 बोलियां आपकी बची हुई हैं, इन 10 बोलियों का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है यूपी में, इन सब के बारे में मैं एक बार फिर से आपसे डिटेल से चर्चा करूंगा। और मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि रोज रात 10 बजे कुछ प्रतियोगिता हमारे टेलीग्राम चैनल पर विकास क्लासेस इलाहाबाद में होता है। आप लोग ग्रुप से और चैनल से जुड़ जाइए, तो जब जुड़ेंगे आप तो आपको निश्चित है सफलता की ओर आपको अग्रसर किया जाएगा। इसी के साथ ही साथ दोस्तों मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, और दोस्तों हम लोग जो मिलते हैं वह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।